हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक बेटा। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा के अंदर एक बिल पास करा है। ठीक है, दैट इज़ आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। बिल 2024 में इंट्रोड्यूस हो गया था, देन री इंट्रोडक्शन हुआ है उसका इस बार, है ना, बजट सेशन के अंदर, और अभी ये पास हो चुका है। अब जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे या फिर उसके कुछ टाइम के अंदर ही जो है राष्ट्रपति इसको अपना असेंट दे देंगे, एंड देन ये इंडियन गैजेट में पब्लिश हो जाएगा और प्रॉपर एक्ट बन जाएगा। तो इस वीडियो में जस्ट हम समझने वाले हैं कि ये वक्फ है क्या, इसका मतलब क्या है। आफ्टर दैट इंडिया के अंदर ये वक्फ जैसा सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, मतलब इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ, धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ ये, देन मुगल टाइम से ब्रिटिश टाइम तक, और 1947 आते आते इसने किस तरह से जो है इंडिया के अंदर इसके रिगार्डिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, और कुछ लॉज इम्पॉर्टेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग बनाए थे। ठीक है, जो कि अभी रीसेंट अभी आपका 2024 तक कुछ लॉज जो है हम फॉलो कर रहे थे, उनको रिपील किया गया है, कुछ में चेंज किया गया है। तो 1947 तक का जो भी हिस्ट्री है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट बहुत सारे जो है इसके ऊपर बेटा डिस्कशन चल रहे हैं, है ना। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे या बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल रहा होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि इसकी लीगैलिटी से लेकर इशू है, तो उस पर भी हम जो है बहुत जल्द एक वीडियो लेके आएंगे। क्या जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ सेक्युलरिज्म, उसको जो है हार्म करता है नहीं करता है। ठीक है, कौन से प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके ऊपर जो है बात की जा रही है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो गए या फिर आपके जो थिंकर्स हैं और लॉ का जिनको ज्ञान है ना, तो वो सब बात कर रहे हैं अलग अलग। देन उसके ऊपर भी हम बात करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में। अभी जस्ट हिस्ट्री पे बात करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात शुरू होती है टर्म वक्फ की। वक्फ न्यूज़ में क्यों है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो टर्म वक्फ है ये इसीलिए न्यूज़ में है कि रीसेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंट्रोड्यूस किया है बिल, और नॉट ओनली इंट्रोड्यूस, पास भी हो गया है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से। सिंपल मेजोरिटी से ही पास होते हैं नॉर्मल बिल्स, है ना। तो पास हो गया है बेटा। तो यहाँ पे ये 2025 के अंदर जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए ये टर्म वक्फ जो है वो न्यूज़ में है। ठीक, यहाँ पे जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम में भी साथ साथ में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं बाइलिंगुअल ही बोलूँगा, ठीक है, ताकि दोनों तरह के बच्चों को ईजी हो जाए। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं वक्फ क्या है जी। को पहले तो टर्म जो वक्फ है ये है कौन सा टर्म, तो ये अरेबिक है। तो दैट मीन्स इसका अगर आप ओरिजिन देखोगे तो अरेबिक ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। और जब भी हम बेटा इस तरह के टर्म्स को देखते हैं, कोई संस्कृत वर्ड होता है, तो उसके लिए हमें जाना होता है संस्कृत टेक्स्ट के अंदर, कहाँ पे वो मेंशन उस वर्ड के बारे में, कौन सा श्लोका है, उपनिषद में है या किसी वेद में है, तो वहाँ से ही हमें उसका एक्चुअल मीनिंग समझ आता है। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों का इंटरप्रिटेशन हो गया होता है, बहुत बदल गई होती हैं चीज़ें, है ना। तो अगर आप अरेबिक टेक्स्ट देखते हो तो अरेबिक टेक्स्ट के अंदर हदीस है। अच्छा, दो चीज़ें हैं, हदीस जो होती हैं ये एक तरह का आप देखोगे तो रेफरेंसेस होते हैं मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड ही होते हैं। दैट मीन्स प्रॉपर उसमें प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा कुछ चीज़ें कही गई होंगी या प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में कोई चीज़ हुई है, उनको एज एन रेफरेंस लिया जाता है। तो हदीस के अंदर हदीस वो होते हैं, अलग अलग जो हैं स्कॉलर्स ने लिखी है हदीस। तो यहाँ पे आप देखोगे शाह अल बुखारी जो हैं, इनकी हदीस नंबर है 2737। तो ये जो हदीस नंबर 2737 है, ये आपको जो देखने को मिल रहा है ना, पर्शियन उर्दू में लिखा है। देन इसी का ट्रांसलेशन यहाँ पे है।
क्या बोलता है, तो यहाँ पे बोलता है, एक स्टोरी समझाता है कि ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, उमर जो है उन्होंने एक्वायर करा था एक ज़मीन को, कहाँ पे, दैट वाज खैबर। तो खैबर रीजन में इन्होंने एक ज़मीन को एक्वायर करा और उसके बारे में प्रॉफिट मोहम्मद को उन्होंने बताया। देन प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे कहा कि अगर आपका विश है, तो बोलता है इफ़ यू विश, तो बोलता है कीप द प्रॉपर्टी एज वक्फ एंड गिव इट बेनिफिट इन द चैरिटी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हो तो इस प्रॉपर्टी को एज एन वक्फ जो है आप इसको रख सकते हो। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को जो है आप किसके लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए दे सकते हो। तो मतलब यहाँ पे जो उमर था उन्होंने डिक्लेयर करा था इस लैंड को जो उन्होंने एक्वायर करा था एज अ वक्फ। और वक्फ का मतलब यहाँ से निकल के सामने आता है पहली बार। तो ये हमारे पास हदीस जो है बताती है, ये बेस है किसका, वक्फ सिस्टम का इन इस्लामिक लॉज। तो इस्लामिक लॉज क्या है, इस्लामिक लॉज वही है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की कही गई बातें हैं और जो कुरान में लिखी गई है ना। तो यहाँ पे इसी टाइम की ये चीज़ हुई है, तो इसको एज एन इस्लामिक लॉ देखा जाता है वक्फ को। तो मतलब क्या निकल के आया वक्फ का, तो इसको दो तरह से बोलते हैं, एक होता है बता वक्फ, WAQF, वक्फ। एक होता है WAKF, ऐसे भी इसको स्पेल करते हैं, है ना। एक वक़फ़ है, एक वक्फ है। तो दो तरह से इसको अलग अलग आप स्पेल करते हो, WAQF एज वेल एज आपका WAKF। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरेबिक वर्ड वक्फ। तो इसका मतलब होता है टू डिटेन, टू होल्ड और टू टाई अप। टू डिटेन, टू होल्ड और टू टाई अप, मतलब है किसका, दैट इज़ वक्फ का। इस्लामिक लॉज में वक्फ जो है ये रेफ़र करता है चैरिटेबल एंडोनमेंट, जहाँ पर आप देखोगे जो प्रॉपर्टी है उसको डेडिकेट किया गया है किसके लिए, रिलीजियस किसी स्थान के लिए, मॉस्क बनेगा, मदरसा बनेगा या कोई ऐसी चीज़, या फिर बोलता है कि आपका एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट, मतलब मदरसाज और है ना, और रिलीजियस कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए, रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए कोई चीज़ बनाई जा रही है, या सोशल वेलफेयर के लिए, मुस्लिम्स के सोशल वेलफेयर के लिए कोई चीज़ बनाई जा रही है। तो उस तरह अगर आप गिफ्ट करते हो कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको जो है दैट इज़ वक्फ अंडर इस्लामिक लॉ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर ये वक्फ जो है, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कब हुआ, कैसे इंडिया के अंदर आया एंड धीरे धीरे एमर्ज हुआ। आप देखोगे बेटा, ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के आसपास, एक मुस्लिम इन्वेडर जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है कि इसने कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। लेकिन मोहम्मद गौरी ने इसको इंट्रोड्यूस तो करा, पर गौरी के स्लेव जो था, जिसने इंडिया में एक सल्तनत का फाउंडेशन रखा, दैट वाज दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनिशियली फाउंडेशन रखा था अराउंड अबाउट 1206, जो कि आपका ये स्लेव डायनेसिटी का फाउंडेशन था। आफ्टर दैट एक सेकंड स्लेव होता है, दैट वाज इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ही एक्चुअल जो है आपको देखने को मिलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम वक्फ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस तो हुआ था कॉन्सेप्ट किसके टाइम में, मोहम्मद गौरी के टाइम में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर किसके द्वारा, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। तो सुल्तान इल्तुतमिश जो कि रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का था, 1211 से लेकर 36 तक ये रहा सुल्तान। ठीक है, और ये ममलूक डायनेसिटी से बिलोंग करता था। ये हिस्ट्री का पार्ट है, एंशेंट हिस्ट्री में आप सब ये पढ़ते हो। देन यहाँ पे आप, नॉट इन एंशेंट, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर यह सब आता है। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखोगे कि ये वक्फ सिस्टम को फॉर्मली जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, इसने प्रॉपर जो है एक सिस्टम के अंदर डाला था, किसने, इल्तुतमिश ने। इसी सिस्टम जब इसने वक्फ को इंस्टीट्यूशनलाइज करा, तो बेटा आप देखोगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों करता है और किस काम के लिए करता है। तो उसका पर्पस देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका पर्पस देखने को मिलता है कि इसने क्या करा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी उनको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करा। उसने क्या करा कि जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे होता था, आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो है जजिया एक सिस्टम आया था, है ना। मुस्लिम इन्वेडर जो है उन्होंने पहली बार जजिया इंट्रोड्यूस करा। देन फॉर्मली इंडिया के अंदर जजिया जो मुस्लिम रूलर था, दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। मुस्लिम ये आपका क्या स्लेव डायनेसिटी का फर्स्ट जो फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो
इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे जजिया। और यहाँ पे ये जो जजिया लिया जा रहा था, इसी जजिया से जो भी ये लैंड रेवेन्यू था, ठीक है, और इन फॉर्म ऑफ जजिया, उसका यूज़ कहाँ किया जा रहा था? मॉस्क बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, और कुछ जो इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉपर जो है लैंड रेवेन्यू, एक डेडिकेटेड लैंड रेवेन्यू जो है वो सिस्टम सेटअप किया गया, जिसका पैसा यूज़ किया जाएगा इन सारी चीज़ों को एस्टेब्लिश करने के लिए अंडर वक्फ। नेक्स्ट, वक्फ फॉर आपका रिलीजियस एजुकेशनल पर्पस, सेम वही चीज़। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि इस्लामिक जो इन्फ्लुएंस था उसको स्प्रेड करने के लिए भी वक्फ का इस्तेमाल किया गया था। आप देखोगे कि इस दौरान आप ये जो एक दैट इज़ आपका सुन्नी सेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ कि दो तरह के सेक्ट हैं ना मुस्लिम में, मेजर शिया एज वेल एज सुन्नी है। तो बहुत सारे हैं, सुन्नी के अंदर फर्दर बहुत डिवीजन है, उसके अंदर बहुत डिवीजन्स हैं, लेकिन मेजर अगर हम देखें शिया और सुन्नी है। तो सुन्नी सेक्ट के अंदर 4 अलग अलग सेक्ट हैं, ठीक है, बिलीफ सिस्टम है। और वो क्या है? एक है आपका दैट इज़ हनबली, सेकंड इज़ आपका शहाफ़ी, एंड थर्ड वन इज़ आपका हनाफी, एंड फोर्थ वन इज़ आपका मालिकी। तो ये जो हनाफी है, ये आप देखोगे कि 35% सुन्नी जो मुस्लिम हैं वो बेटा सारे हनाफी हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स आर हनाफी, जिसमें इंडियन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का जो मतलब सब आपका ये कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला, उसमें जितने मुस्लिम्स हैं उसके मैक्सिमम सुन्नी मुस्लिम्स जो हैं वो आपके क्या हैं? हनाफी हैं, ठीक है। अब ये हनाफी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि ये जो भी आप ये सेक्ट देख रहे हो ना, तो जो इसके फाउंडर है उनके नाम पे ये सेक्ट का नाम है। तो हनाफी जो फाउंड किया गया था दैट वाज आपका इमाम अबू हनाफी। तो ये इमाम अबू हनाफी ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, एस्टेब्लिश करा था स्कूल ऑफ थॉट को मुस्लिम सुन्नी इसके अंदर, है ना, बिलीफ सिस्टम के अंदर। और इसका मानना ये है कि जो कुरान है और सुन्ना है, एक टर्म सुन्ना आपने सुना होगा बार बार, है ना, मुस्लिम्स के अंदर। सुन्ना इज़ नथिंग, सुन्ना इज़ जस्ट क्या? टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स है, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है फॉलो करने के लिए बातें, दैट इज़ सुन्ना। कुरान सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है मुस्लिम रिलीजन में, आफ्टर दैट सुन्ना जो है उसको माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका हनाफी स्कूल है, इनका बिलीव है कि कुरान और सुन्ना जो है उसको ही माना जाए और उसको जो है प्रीच किया जाए। तो मतलब इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में जो आपका ये वक्फ था, उसको, उस प्रॉपर्टी को और वक्फ में जो लिया जा रहा था टैक्स, ठीक है, जैसे हम जजिया बोल रहे हैं, जजिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मतलब किसके लिए? वक्फ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए। तो वो क्यों? ताकि जो है स्प्रेड किया जाए किसको? आपका इस्लाम लॉ को। स्पेसिफिक जो है दैट इज़ आपका हनाफी स्कूल। तो हनाफी स्कूल का बिलीवर जो है था आपका इल्तुतमिश। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट आप देखोगे बाद में जो रूलर आते हैं, लाइक आपका खिलजी के टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक के टाइम पीरियड में फ़िरोज़ शाह तुगलक, ये सारे जो हैं ये वक्फ प्रॉपर्टी को और ज़्यादा एक्सपेंड करने स्टार्ट करते हैं। और अकबर हो गया, औरंगज़ेब हो गया, इसके टाइम पीरियड में ये वक्फ जो कंट्रोल था इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप देखोगे ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया में स्टार्ट होता है, तो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ इरेगुलरिटी देखने को मिलती है वक्फ के अंदर, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वक्फ को रेगुलेट करना स्टार्ट करती है। ऑल दो अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अभी तक का मेरा मतलब है आपका 19th सेंचुरी मिड तक, 1850 तक ब्रिटिशर ने रिलीजियस अफेयर्स में ज़्यादा जो है आपका वो इंटरफेरेंस नहीं किया था, है ना। आफ्टर दैट आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म चल रहे होते हैं, तो उसमें ब्रिटिश भी उनको बैक कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पे कुछ एक्ट्स आ रहे होते हैं। सती प्रथा एक्ट इंडिया में आता है, सती प्रथा एबॉलिशन एक्ट, विडो री मैरिज एक्ट आता है ना, 1829, 1856, ये जो एक्ट्स हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे कि मुस्लिम जो आपका ये रिलीजियस जो सिस्टम था उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करना स्टार्ट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहली बार आप देखोगे दैट वाज आपका रिलीजियस एंडोनमेंट एक्ट 1863, धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863। तो ये जो रिलीजियस एंडोनमेंट एक्ट 1863 था, इसके अंदर क्या किया गया? इसका मेजर एम था रेगुलेट करना रिलीजियस ट्रस्ट को,
ठीक है। एंड एंडोनमेंट्स किसका, दैट मतलब रेगुलेट रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडोनमेंट, है ना। और बोलता है क्या, इंक्लूड दोज रिलेटेड टू मॉस्क, टेम्पल और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। सो दैट मीन्स रिलीजियस एंडोनमेंट एक्ट 1863 सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो या उनका जो मतलब इनके जो ये कमिटीज़ हैं जो रेगुलेट कर रही हैं अपने रिलीजन को, तो सिर्फ उसको ही रेगुलेट करना नहीं था, सारे के सारे धर्म को रेगुलेट करने के लिए 1863 में ये एक्ट आता है, धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम। ये जो धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम था, इसका उद्देश्य मैंने आपको समझाया, मस्जिदों, मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों से संबंधित जो भी धार्मिक जो है ट्रस्ट हैं या फिर आपके बंदोबस्त हैं, उनको क्या करना, उनको रेगुलेट करना था, ठीक है। इसके लिए उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। दैट मीन्स कि पहली बार आप देखोगे रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस जो अफेयर्स हैं, इनको चलाने के लिए बेटा पहली बार क्या किया जाता है, एक जो है हेड, एज एन हेड जो है क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार आपको ये देखने को मिलता है 1863 के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मैनेजमेंट। तो ध्यान देना, पहली बार रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मैनेज करने के लिए, चाहे वो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, उनको ब्रिटिशर ने भी रेगुलेट करने के लिए लॉ लाया था, एंड दैट वाज 1863 रिलीजियस एंडोनमेंट एक्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर सेकंड, इसके अंदर देखो बीच में कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ केसेस चलते हैं। बहुत एक फेमस केस है जिसकी वजह से आप देखोगे 1913 का एक्ट आया था, एंड दैट केस वाज, मैं आपको या दिस वन, ठीक है, अब्दुल फताह मोहम्मद इशाक वर्सेस रमोयो धूर चौधरी 1894। ये केस है एक, इस केस के बेसिस पर ही ये कानून बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है, और वो था आपका मुस्लिम वक्फ वैलिडिटी एक्ट 1913। तो याद रखना कि मुस्लिम वक्फ वैलिडिटी एक्ट 1913 आता है। क्या बोलता है मुस्लिम वक्फ वैलिडिटी एक्ट, तो मुस्लिम वक्फ मान्यता अधिनियम 1913, तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो भी मान्यता प्राप्त क्या थे आपके वक्फ, मतलब जो भी हमारे पास मान्यता प्राप्त क्या है, वक्फ अल औलाद, दैट मीन्स आपका पारिवारिक वक्फ। तो एक काइंड ऑफ नया वक्फ कॉन्सेप्ट आता है जिसको फैमिली वक्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि रिकॉग्नाइज किया गया जो फैमिली वक्फ है, क्या करने के लिए, अलाउइंग मुस्लिम्स टू डेडिकेट प्रॉपर्टी फॉर बोथ चैरिटेबल एज वेल एज फैमिली पर्पस। मतलब इस कानून के अंदर पहले तो सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए ही जो है वक्फ को किया जा सकता था यूज़, और अगर आप किसी ने लैंड दे दिया है तो वो वक्फ हो गया है, देन वो सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस यूज़ होगा, सबके लिए ही होगा, स्कूल मदरसा बनेगा या मॉस्क बनेगा, कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे 1913 के एक्ट के अंदर एक और चीज़ होती है, ब्रिटिशर इनको एक और राइट देते हैं, दैट वाज, और वो राइट क्या दिया गया था कि वक्फ को, किसी भी लैंड को या किसी भी प्रॉपर्टी जो वक्फ हो गया है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसके लिए, तो बोलता है यहाँ पे आपका चैरिटेबल एज वेल एज फैमिली पर्पस। तो मतलब फैमिली पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली पर्पस के लिए पहली बार जो है वक्फ प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। ये एक्ट 1930 के अंदर ब्रिटिशर ने इनको जो है एक और मतलब प्रोविज़न डाल के कुछ राइट्स दिया था मुस्लिम्स को। ओके, देन इसको आप पढ़ लेना डिटेल में, किसी को पढ़ना होगा कुछ। ओके, देन ये पूरा का पूरा एक्ट मैंने यहाँ डाल रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका वक्फ 1913 का जो एक्ट था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। यहाँ पे संपत्ति के लिए बोलता है क्या, रिपोर्टिंग और जवाबदेही जो है उसकी शुरुआत होती है। मतलब कि जो भी संपत्ति अब जो थी वक्फ के अंदर, उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पे सेट की जाती है। देन ये बोलता है इंट्रोड्यूस्ड रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स फॉर वक्फ प्रॉपर्टी। इसके लिए क्या करते हैं, रिक्वायर्ड वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक वक्फ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है 1923 के कानून के अंदर, याद रखना, जिसको बोलते हैं बेटा आपका मुतावली। तो
तो मुतावली जो है ये एस्टेब्लिश होता है, मुतावलीज़ जो है ये एस्टेब्लिश होते हैं 1923 के अंदर। और मुतावलीज़ क्या हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पे इस मुतावली का ड्यूटी ये था कि वो सबमिट करे फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वक्फ के, किसको, गवर्नमेंट अथॉरिटी को। तो यहाँ पहली बार अकाउंटेबिलिटी वक्फ की जो है वो एस्टेब्लिश और सेट की जाती है 1923 में। ठीक है, इस तरह के कानून आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप देखोगे हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स चल रहे होते हैं। आप देखोगे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होना था, तो 13 के अंदर इनको कुछ राइट्स दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि 1911 में ये बंगाल डिवीजन जो हुआ था, बंगाल का विभाजन, उसको वापस ले लिया था। थर्ड जो आपका यहाँ पे ये दिल्ली दरबार लगा था, है ना। तो दिल्ली दरबार 1911 के बाद मुस्लिम नाराज़ थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि एक तो बंगाल विभाजन जो कि मुस्लिम के पक्ष में लग रहा था उसको वापस ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए उनको खुश करने के लिए यहाँ पे 1913 में ये सब कानून में उनको राइट्स दिए जा रहे हैं। लेटर ऑन आप देखते हो 1920 में एक आंदोलन शुरू हो जाता है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाता है, एक ट्रीटी हो जाती है और ऑटोमन एम्पायर जो है उसका जो एम्पायर है उसको हटाया जाता है ना। उसके साथ एक संधि होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, जो कि मुस्लिम्स के लिए मतलब एक बहुत बड़ा रिलीजियस सेटबैक था, क्योंकि खलीफा को हटाया गया। इसीलिए इंडिया के अंदर खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन 1922 तक शट डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और 1923 के अंदर यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है वक्फ को। 1923 में वक्फ को रेगुलेट किया गया मुस्लिम वक्फ एक्ट के द्वारा, और एक जो है एस्टेब्लिश किया गया एक हेड जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया वक्फ का, एंड जिसका नाम दैट वाज आपका मुतावलीस। और इनको कहा गया रिपोर्ट देना है आपको भाई, अपना जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है उसको। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है ना। और यहाँ पे वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है और कुछ थोड़ा इसमें चेंज आता है। इसी एक्ट के अंदर एक वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविज़न भी था 1935 के एक्ट के अंदर। क्या होता है, और ज़्यादा आप देखोगे ऑटोनॉमी जो है रिलीजियस एंडोनमेंट टू बोलता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो मतलब सरकार को और ज़्यादा जो है यहाँ पे छूट मिली थी कुछ रिलीजियस जो अफेयर्स थे उनके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करने के। तो मतलब सरकार को और पावर मिल रहा था रिलीजियस अफेयर को कंट्रोल करने के लिए, एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लोकल वक्फ कमेटी टू ओवरसीज वक्फ प्रॉपर्टी। तो जिसकी वजह से 1935 के एक्ट में जो प्रावधान थे जिसमें गवर्नमेंट को पावर मिल रहा था कुछ और रिलीजियस अफेयर को कंट्रोल करने का, तो वहाँ पे आप देखोगे कि लोकल वक्फ कमेटी जो है वो आपका एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, तो जो भी वक्फ प्रॉपर्टी थी लोकल लेवल पे उनको एडमिनिस्टर करने के लिए लोकल लेवल पे ही वक्फ कमेटीज बाद में एस्टेब्लिश हुई थी 1935 में। तो यहाँ तक आप देखोगे तो ब्रिटिश के टाइम पीरियड में ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं बेटा। ठीक है, और इसके बाद फिर आफ्टर 1947 जो है क्या होता है, इंडिया के अंदर कौन से कानून लाए जाते हैं। इनिशियली कौन सा लॉ आया था 49, देन 54 के टाइम में कौन सा लॉ आया था, धीरे धीरे उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। 95 के अंदर लास्ट जो आया था एक्ट, देन उसके बाद रिसेंट 2024-25 में जो अब कानून बनने जा रहा है और बिल जो पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा से, उसमें क्या प्रावधान है, क्या इश्यूज़ हैं बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, है ना। उसका क्रिटिसिज्म क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और आने वाले टाइम में क्या जो है उसका इफ़ेक्ट हो सकता है ना। तो ये सब हम बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड लक।